अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चीन के उभार ने दुनिया के सामने एक नई तस्वीर पेश की है। इसमें उसकी महत्वाकांक्षाएं गहरे रंग में साफ नजर आ रही हैं। उसकी मंशा है कि दुनिया की राजनीति उसके इशारों पर चले और इसी मंसूबे को धार देने के लिए उसने दुनिया के देशों के सामने चुनौती पेश की है। चीन की इस चुनौती से अगर कोई सबसे ज्यादा प्रभावित है तो वो हिंद प्रशांत महासागर का इलाका है। यहाँ के देश कई मामलों में चीन की नीति से परेशान हैं और इसी के चलते क्षेत्र में संतुलन बनाने के लिए अलग अलग गुट बनाए गए हैं। इनमें क्वाड समूह का नाम प्रमुख तौर पर आता है। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। ऐसे ही यहाँ के छोटे छोटे द्वीपीय देशों के साथ मिलकर भारत ने FIPIC यानी फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन नाम से एक संगठन बनाया था। इसी की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में पापुआ न्यू गिनी गए। बीते दिनों जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी G7 की एक बैठक में हिस्सा लेने के लिए जापान गए थे, तो बैठक के तुरंत बाद वो पापुआ न्यू गिनी के लिए रवाना हो गए। ये पहला मौका था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पापुआ न्यू गिनी का दौरा किया हो। इस तरह ये दौरा अपने आप में ऐतिहासिक है। लेकिन सवाल है कि इस ऐतिहासिक दौरे के क्या मायने हैं। साथ ही सवाल ये भी है कि फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन क्या है और इस संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं और इन देशों का भारत के लिए क्या महत्व है। तो एक एक करके इन सवालों के जवाब तलाशेंगे, मगर सबसे पहले जान लेते हैं पापुआ न्यू गिनी के बारे में। एशिया प्रशांत क्षेत्र में पापुआ न्यू गिनी भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण से टोरस जल संधि तक फैला हुआ है। ये जल संधि न्यू गिनी को केप यॉर्क प्रायद्वीप से अलग करती है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। इसका क्षेत्रफल करीब 4,62,840 वर्ग किलोमीटर है। साल 1906 में इसका नियंत्रण ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया के हाथ में चला गया और इसके बाद साल 1975 में ऑस्ट्रेलिया से इसने आजादी हासिल की थी और तब से लेकर अब तक इसके हालात कुछ अच्छे नहीं रहे हैं। आज इसे सबसे बेरोजगार देशों में गिना जाता है, लेकिन प्रकृति प्रेमियों के लिए ये एक आकर्षक जगह है। ये द्वीप विश्व स्तर पर 17 मेगा डाइवर्स देशों में से एक है। यहाँ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वर्षावन मौजूद है। इसमें करीब 700 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां और करीब 45,000 किलोमीटर प्रवाल भित्तियां हैं। अब सवाल है कि पापुआ न्यू गिनी जैसे छोटे देश के साथ भारत का क्या लेना देना है। तो इसे समझने के लिए हमें 27 साल पहले यानी साल 1996 में जाना होगा, जब भारत ने पापुआ न्यू गिनी में अपना उच्चायोग खोला था। इसके 10 साल बाद यानी साल 2006 में पापुआ न्यू गिनी ने भी भारत में अपना उच्चायोग शुरू किया। भारत पापुआ न्यू गिनी को टेक्सटाइल, मशीनरी, खाद्य पदार्थ, दवाओं, सर्जिकल सामान, साबुन और वॉशिंग पाउडर जैसे जरूरी सामान निर्यात करता है। तो वहीं पापुआ न्यू गिनी कॉफी, समुद्री उत्पादन, कोकोआ, सोना, कांसे जैसी जरूरी चीजें भारत को भेजता है। इसके अलावा भारत समय समय पर पापुआ न्यू गिनी को मानवीय सहायता भी देता रहता है। इसकी बदौलत दोनों देशों के रिश्ते काफी बेहतर हुए हैं। एक तरफ जब दुनिया भर में कोरोना महामारी अपने चरम पर थी, तो टीका बनाने वाले दुनिया के बड़े देश इसके निर्यात पर रोक लगा रहे थे। ऐसे में भारत ने पापुआ न्यू गिनी को कोरोना वैक्सीन की करीब 1,31,000 खुराक सहायता के रूप में भेजी थी। इसके अलावा एक तथ्य ये है कि यहाँ चीन का काफी प्रभाव है। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत यहाँ काफी निवेश किया है। साथ ही चीन और पापुआ न्यू गिनी के बीच फ्री ट्रेड डील भी हो चुकी है। इसी साल चीन ने इस क्षेत्र के देशों के साथ एक फोरम बनाया था। शुरुआत में यहाँ चीन ने अपना व्यापार और निवेश बढ़ाया और इसके बाद चीन इसका सामरिक इस्तेमाल करने लगा। इसे देखते हुए भारत ने भी यहाँ अपनी संभावनाओं को तलाशा और FIPIC यानी फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन की स्थापना की। इसके जरिए से भारत यहाँ अपने हितों को बढ़ावा दे रहा है। इसके साथ ही यहाँ चीन के प्रभाव को भी नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री के हालिया दौरे को इस क्षेत्र के देशों के साथ संबंध बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अगर इन देशों के साथ व्यापार की बात करें तो भारत और प्रशांत द्वीपीय देशों के बीच करीब 570 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल वार्षिक व्यापार है। व्यापार संतुलन के मामले में भारत इसमें फायदे की स्थिति में है। चलिए अब अपने सवाल पर आते हैं कि ये FIPIC क्या है और ये भारत के लिए क्या मायने रखता है। तो असल में भारत का ध्यान काफी हद तक हिंद महासागर पर रहा है और यहाँ भारत एक प्रमुख भूमिका निभाने के साथ साथ अपने सामरिक और वाणिज्यिक हितों की रक्षा करने की कोशिश करता रहा है।
इसलिए प्रशांत क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ाने और वहां अपनी भागीदारी का विस्तार करने के मकसद से FIPIC पहल को अंजाम दिया गया। FIPIC को नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की फिजी यात्रा के दौरान स्थापित किया गया था। इसके तहत भारत ने कुछ प्रमुख सहायता परियोजनाओं की पेशकश भी की थी। पेश की गई परियोजनाओं में जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के लिए $1 मिलियन का एक विशेष कोष स्थापित करना, भारत में एक व्यापार कार्यालय स्थापित करना, डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए समूह में शामिल देशों में नेटवर्क, सभी के लिए भारतीय वीजा का विस्तार करना शामिल है। इसके साथ ही समूह में शामिल सभी 14 देशों की जीवन गुणवत्ता में सुधार के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में सहयोग का विचार रखा गया था। गौरतलब है कि FIPIC में भारत के अलावा प्रशांत क्षेत्र में स्थित फिजी, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, तुवालू, किरिबाती, समोआ, वानुआतू, नियू, माइक्रोनेशिया, मार्शल द्वीप समूह, कुक द्वीप समूह, पलाऊ, नाउरू और सोलोमन द्वीप शामिल हैं। हालांकि ये देश क्षेत्रफल की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटे हैं और भारत से दूर हैं, लेकिन इनमें से कई देशों के पास बड़े EEZ यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। इनके पास विशाल महासागर संसाधन भी हैं। साथ ही ये देश रणनीतिक रूप में भी महत्व रखते हैं, इसलिए ये कई मायनों में भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ भारत नौसैनिक अड्डे या दोस्ताना बंदरगाह के अलावा हवाई पट्टी आदि बना सकता है और इनका इस्तेमाल प्रशांत क्षेत्र में भारत अपनी पहुंच बढ़ाने में कर सकता है। इनके जरिए से भारत अमेरिका से और भी करीबी बढ़ा सकता है। इसके अलावा पापुआ न्यू गिनी का झुकाव चीन की ओर दिखता रहा है, जो क्वाड देशों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। तो ऐसे में भारत का हालिया दौरा पापुआ न्यू गिनी को क्वाड की तरफ मोड़ने में मददगार साबित हो सकता है। हालांकि इसका असर कुछ हद तक FIPIC के सम्मेलन में दिखा भी है। दरअसल इस सम्मेलन में बोलते हुए प्रधानमंत्री मारेफ ने कहा था कि हम वैश्विक राजनीतिक खेल के शिकार हो रहे हैं। इस वजह से हमारे यहाँ मुद्रास्फीति के अलावा दूसरी परेशानियां भी पैदा होती रहती हैं। भारत ग्लोबल साउथ का लीडर है, इसलिए हम ग्लोबल फोरम पर भारत के नेतृत्व के साथ खड़े रहेंगे। आगे उन्होंने भारत से प्रशांत क्षेत्र के द्वीपीय देशों का वकील बनने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं जैसे आप बड़े मंचों पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, वैसे ही आप हमारे लिए भी करें। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में स्थित ये द्वीपीय देश भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए भारत को यहाँ जलवायु परिवर्तन, डिजिटल तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा तथा आपदा जोखिम में कमी और मानवीय विकास सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर साझेदारी का निर्माण करते हुए अपनी संभावनाओं को धार देनी चाहिए। इस तरह बदलती वैश्विक व्यवस्था के दौर में भारत इस क्षेत्र का इस्तेमाल अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच के तौर पर कर सकता है। चलिए अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक यानी दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। बीते साल शुरू हुए रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद पहली बार रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन चीन के दौरे पर गए। उनका ये दौरा कूटनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है। अपनी बैठक में मिशुस्तिन ने रूस और चीन के बीच संबंध को अभूतपूर्व बताया। दोनों देशों के बीच कई निवेश संबंधित समझौते भी किए गए। रिपोर्ट के अनुसार चीन के लिए रूस के ऊर्जा शिपमेंट में इस साल 40% की वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के बीच चीन रूस को तकनीकी उपकरणों की आपूर्ति पर विचार कर रहा है। इसके अलावा दोनों देशों ने व्यापार सेवाओं में निवेश सहयोग को गहरा करने के लिए चीन को कृषि उत्पादों के निर्यात और स्पोर्ट्स सेक्टर में कई आपसी समझौते किए हैं। ये तमाम समझौते तब हो रहे हैं जब पश्चिमी देश रूस को चीनी सहायता का विरोध कर रहे हैं। हाल ही में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामक नीति की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पास किया है। प्रस्ताव में स्वास्थ्य सुविधाओं पर किए गए हमलों का जिक्र है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की वार्षिक बैठक में रखे गए पश्चिम के नेतृत्व वाले प्रस्ताव में स्वास्थ्य क्षेत्र पर रूस की आक्रामकता के प्रभाव के आकलन करने की भी बात कही गई है। हालांकि रूस ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि वो यूक्रेन में WHO के काम के खिलाफ नहीं था। हालांकि यूक्रेन में स्वास्थ्य आपातकाल को मान्यता देते हुए रूस ने एक प्रति प्रस्ताव भी WHO की सभा में रखा, लेकिन बहुमत से रूस के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। चलिए अब चर्चा को विराम देते हुए रुख करते हैं आज के सवाल का। भारत और पापुआ न्यू गिनी के संबंधों पर प्रकाश डालिए। साथ ही बताइए कि भारत के संदर्भ में दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र के द्वीपीय देशों का क्या महत्व है।